नमस्कार, मैं रतन सिंह पायल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को राम राम। जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज के अंदर अपने कुछ टॉपिक अपन ने किए थे, उन टॉपिकों को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं शुरू करूंगा मुख्यतः इस वीडियो के अंदर नंबर 1 तो करूंगा अभिकेंद्रीय या फिर अपकेंद्रीय बल। फिर बाद में मैं बात करूंगा रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की बात करूंगा। ठीक है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो किस प्रकार से क्या बनते हैं। तो देखिए शुरुआत कैसे करते हैं, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम आते ही अपने दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये बल किस काम में आता है। तो आप भी लिखोगे किसी भी वर्ताकार पथ पर गति करने के लिए, किसी भी वर्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जैसे ये कोई वर्त है आपका, इस पर कोई गाड़ी चला रहे हो, मान लो ये इसका सेंटर है और यहां पर आप खुद चल रहे हो, कोई और चल रहा है, तो केंद्र की ओर एक जो बल लग रहा है, इस केंद्र की ओर लगने वाले इस बल को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक बात ना, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनता है इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो अभिकेंद्रीय बल का जो सूत्र है, अभिकेंद्रीय बल का जो सूत्र है वो दिया जाता है mv²/r से दिया जाता है। याद आप ऐसे रख सकते हो कि सेम गतिज ऊर्जा का सूत्र सबको मालूम होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है mv²/2 होता है /2। इसकी जगह पे क्या कर दिया, वहां पर r कर दिया, तो ये सूत्र ये बन गया आपका। क्या बात याद होगी सबके। फिर सेम अगर यही आपने याद कर लिया तो साथ साथ ये भी याद होना चाहिए, यहां m कौन है, यहां m है वो द्रव्यमान है, v आपका क्या है, v वेग है, चाल है, r यहां पर क्या है, r यहां पर है त्रिज्या है। याद होगी सबके। अगर आपके ये सूत्र याद है तो साथ साथ ये भी याद कर लो, एक होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है और उस त्वरण को a या AC लगा देते हैं। इस सूत्र से सेम आएगा, इसका m हटा दो तो आपके पास में क्या बचेगा, v²/r। ये क्या बच गया आपका, अभिकेंद्रीय त्वरण फॉर्मूला बन गया है। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो बनेगा इसके एग्जाम्पल्स में से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब आप मोड़ पे चलते हो तो सड़क का बाहरी किनारा ऊपर उठाते हैं। सड़क का जैसे मान लो सड़क यूं प्लेन होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, बाहरी किनारा यूं ऊपर कर देते हैं। क्यों करते हैं, तो इसका एक आंसर दोगे कि वाहन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए वर्ताकार मोड़ पर सड़क का बाहरी किनारा ऊपर उठाते हैं। क्या बात याद होगी, दोबारा रिपीट करूं, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वर्ताकार मोड़ पर सड़क का बाहरी किनारा ऊपर क्यों उठाते हैं, क्या लिखोगे, तो आप ये लिखोगे कि वर्ताकार मोड़ पर वाहन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए सड़क का बाहरी किनारा ऊपर उठाया जाता है। एक याद हो गया, यानी वर्ताकार मोड़ का, वर्ताकार मोड़ पर सड़क का बाहरी किनारा ऊपर उठा हुआ होता है। याद होगी सबके। फिर बाद में दूसरा एग्जांपल आप ये कर सकते हो कि जैसे मान लो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है, इनको वर्तीय पथ पर गति प्रदान किससे होती है, तो आप देखो ये लिखोगे अभिकेंद्रीय बल चाहिए वहां पर, और वहां पर अभिकेंद्रीय बल मिलता है गुरुत्वाकर्षण बल से। किससे मिलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। ठीक है ना, तो आपको केवल इतनी बात लिखनी है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे मिलता है, तो आप लिखोगे इन दोनों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। तीसरी बात देखो, ये पढ़ा होगा आपने कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यूं मोशन करता है, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से
प्राप्त होता है। फिर कई लोग देखो ये पूछते हैं कि मौत के कुएं में कौन सा बल लगता है, मौत के कुएं के अंदर जो मोटरसाइकिल गति करती है उसमें कौन सा बल लगता है। तो देखो इसके लिए सही तो बात यह है, वहां पर एक्शन और रिएक्शन लॉ लगता है, एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लगता है। जैसे ये कोई दीवार है, इस पर यह मोटरसाइकिल है, तो दीवार इस पर ये लगाएगी, मोटरसाइकिल दीवार पे लगाएगी क्रिया, और ये क्या हो जाएगी, प्रतिक्रिया। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि दीवार के द्वारा तो अभिकेंद्रीय बल प्रदान हुआ, केंद्र ये है, ये क्या है, केंद्र है, इस दीवार के द्वारा तो अभिकेंद्रीय बल प्रदान हुआ, और मोटरसाइकिल ने क्या लगाया, अपकेंद्रीय बल किस पर लगाया, दीवार पर लगाया था। तो भाई इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट होता है। मुख्य बात क्या बताई इसमें, एक तो ये सूत्र याद रखोगे mv²/r अभिकेंद्रीय बल, सेम अभिकेंद्रीय तवण आ जाए, सेंट्रीपिटल नाम बताया था, इसका इंग्लिश एक्सेलरेशन आ जाए तो v²/r होगा। और तीसरी बात मैंने ये क्वेश्चन आता बार बार, वर्ताकार मोड़ पर सड़क का बाहरी किनारा ऊपर उठा हुआ होता है, क्यों। तो आप केवल एक बात लिखोगे, क्योंकि ऊपर उठाकर वाहन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है एग्जाम्पल के रूप में, अगर वाहन का वेग, वाहन की चाल आप दुगुनी कर देते हो, कितनी कर देते हो, दुगुनी कर दो, तो अभिकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपके पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपने याद कर रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है mv²/r, आप इसकी चाल को दुगुना कर रहे हो, यानी आप 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो अभिकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा आपका, 4 गुना हो जाएगा। बात याद हो गई। अरे भाई स्क्वायर है तो मैंने इसके स्क्वायर कर दिया। अगर चाल ये आपकी कि 4 नहीं, चाल है, चाल, वाहन की चाल दुगुनी, अगर यहां पर 3 गुनी आ जाती है, मान लो 3 गुनी, तो क्या करते, तो यहां पर आप 3 का स्क्वायर कर देते, तो कितना आ जाता आपका, 9 गुना या 9 गुना आ जाता। बात याद होगी सबके। तो इस प्रकार से का एक क्वेश्चन बन सकता है। आपके वैसे यूं लिखा आ जाएगा कि 4 गुना, 9 गुना, 10 गुना, ये लिखा आ जाएगा, तो आप इसका आराम से कर सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन क्या, अगला पॉइंट है अपना है अपकेंद्रीय बल का है, और इसका इंग्लिश वर्ड है सेंट्रीफ्यूगल। बात यह समझ आ गई। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वास्तविक बल नहीं है, ये एक आभासी बल है। तो इसके अन्य नाम जो हैं, या तो इसको बोल देते हैं आभासी बल, या इसको बोल देते हैं छद्म बल, या इसको इंग्लिश वर्ड आता है एक सूडो फोर्सेज बोल देते हैं, सूडो फोर्सेज, या एक नाम आता है जड़त्वीय बल बोलते हैं। बढ़िया सा नाम है, वो कौन सा बल है, यह है जड़त्वीय बल, जड़त्वीय बल, इनर्शियल फोर्सेज। बात याद होगी सबके। फिर बाद में जड़त्वीय बल है, जो भी है मान लो इसके नाम बताएं, तो नाम कौन कौन से बताए, छद्म बल, आभासी बल। जैसे मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात बताऊं, अपन वर्ताकार मोड़ पर गाड़ी को यूं घुमाते हैं, जब गाड़ी तेज चल रही होती है तो उसमें जो सवारी बैठी होती है उस पर बाहर की ओर एक बल लगता है, वो क्या है, वो एक आभासी बल है, और उसी आभासी बल को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। याद होगी सबके बात मेरी। अब देखो अपने लेवल पे 10th लेवल पे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि अपने को कुछ भी याद नहीं करना है। इसके एग्जाम्पल परीक्षा में आते हैं, और परीक्षा में आते हैं क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, आपने कई बार पढ़ा होगा, जब दूध से क्रीम निकालते हैं या दही से घी निकालते हैं तो कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में और दही से घी निकालने में ये अपकेंद्रीय बल लगता है, दूध से क्रीम निकालना। बात याद होगी। क्वेश्चन कैसे आएगा परीक्षा में कि दूध से जब क्रीम निकालते हैं तो कौन सा बल लगता है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अच्छा, इसके बाद में नंबर 2 आपके एक ही आ सकता है वॉशिंग मशीन, ठीक है ना। तीसरा आप बोल सकते हो हेयर ड्रायर बोल दो, या नहीं हेयर ड्रायर नहीं, ड्राई क्लीनर। हेयर ड्रायर के अंदर तो क्या होता है कि वो गर्म हवा देता है, ड्राई क्लीनर। बात याद हो गई।
अब देखो एक सेकंड, आपके दूध वाले क्रीम निकालना या फिर घी निकालने वाली बात है, उसमें आपने देखा होगा अपन दही को यूं विलोड़ते हैं, तो देखो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब अपन यूं विलोड़ते हैं तो दही पर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, उस बाहर की ओर लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, और उसी के कारण दूध से क्रीम निकलती है या फिर दही से घी निकलता है। बात याद होगी सबके। ये भी याद होगी वॉशिंग मशीन में क्या करती है, घुमाने की कोशिश करती है, तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी अपकेंद्रीय बल लगता है। एक है ड्राई क्लीनर, ड्राई क्लीनर है वो भी कौन सा फोर्स लगता है उसके अंदर, अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल कौन सा था, जो बाहर की ओर लगता है। केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। याद होगा कंफर्म। एक छोटी सी बात और बता दूं यहाँ पर, जब दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए, दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व घटेगा या बढ़ेगा। तो आप लिखोगे, इसका रीजन बाद में बताता हूं, क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। याद तो कर लिया, लेकिन इसका रीजन देखो थोड़ा सा। नॉर्मली एक एग्जांपल अपना किया हुआ है, जैसे मान लो आप दूध को गर्म करते हो तो दूध की जो मलाई है वो ऊपर आती है, सबने देखा होगा। अब वो मलाई है ऊपर क्यों आई, क्योंकि उसका घनत्व कम है। अगर दूध में से कम घनत्व को बाहर निकाल लिया जाए तो पीछे क्या बचेगा, ज्यादा घनत्व बचेगा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आपके याद हो गई। 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं छोटे छोटे। अब आओ देखो आगे, कई बार आपने पढ़ा होगा कि संवेग संरक्षण का नियम या फिर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ, पहले लिख देता हूं, रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा। अब बात सुनो 1 मिनट के लिए, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहली बात तो ये कंजर्वेशन होता क्या है। जहां कहीं भी आपके कंजर्वेशन यानी संरक्षण का शब्द लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि वो राशि वो हमेशा नियत रहती है, वो हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। इसके साथ संरक्षण लिखा हुआ आया है, इसका मतलब है कि रेखीय संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक बात ना। अपने क्वेश्चन ये आता है, देखो थोड़ी सी बात करें, गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि F है वो बराबर होता है dp अपॉन dt के बराबर होता है। गति का जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि परिणामी बल क्रिया और प्रतिक्रिया मिलकर वो आपका हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इन दोनों, इसको मैं यहां अगर रख देता हूं तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि P बराबर, एक सेकेंड पहले तो लिख देता हूं, dp अपॉन dt बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका अर्थ है कि P बराबर नियत, या फिर लिखोगे P का सूत्र होता है mv बराबर नियत। अब देखो ये कोई ज्यादा सीखना चाहिए उसके लिए है, पहले तो यहां पर आओ, यहां से आपने क्या सीखा कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम गति के कौन से नियम से प्राप्त होता है। तो आप क्या लिखोगे, दूसरे और तीसरे नियम को जब मिला देते हैं, गति के दूसरे और तीसरे नियम को जब मिला देते हैं तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। बात याद होगी सबके। फिर भी मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दोनों में से एक का चयन करना हो, जैसे यूं आ जाए कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कौन से नियम से प्राप्त होता है। ए में आपके लिखा आ जाए प्रथम, ब में लिखा आ जाए द्वितीय, और स में लिखा आ जाए तृतीय, और द में लिखा आ जाए कोई नहीं। ऐसी स्थिति में आपको देखो दूसरे और तीसरे में से एक का चयन करना पड़ेगा। और अगर एक का ही चयन, मैंने वैसे तो क्या बताया है कि दोनों का संयुक्त है, दोनों को संयुक्त करते हैं तब जाके आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। लेकिन इनमें से अगर एक का ही चयन करना पड़ जाए तो आप गति का तीसरा नियम लिखोगे। गति का क्या लिखोगे, तीसरा नियम लिखोगे। 2 बातें सीख ली हैं, एक तो ये रिवाइज हो गया अपना, गति का दूसरा नियम क्या कहता है, F बराबर dp अपॉन dt कहता है। ठीक बात ना। फिर मैंने यहाँ पर क्या बताया है, दूसरे और तीसरे नियम को जब मिला देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होगा। ठीक है ना। फिर बाद में मैंने यहाँ बताया, अगर इन दोनों में से एक का ही चयन करना हो तो क्या करोगे, तीसरे के टिक मारोगे, तीसरा नहीं हो तो दूसरे के टिक मारोगे। अब बात आती है
सबसे पहले मैंने रेखीय संवेग संरक्षण बताया, ये क्या होता है? संरक्षण का मतलब ही हमेशा बताया कि ये राशि नियत है, यानी P आपका क्या है? नियत है। P नियत है। अब देखो, इसके एग्जाम्पल करने से पहले एक लाइन याद कर लो आप तो, कि प्रकृति के अंदर जितनी भी भौतिक घटनाएं होती हैं उन सब के अंदर लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि, चलो लिख देता हूं पहले, रॉकेट की गति। रॉकेट की गति क्वेश्चन आएगा कि रॉकेट की गति में कौन सा नियम लगता है? तो आप क्या लिखते हो? रॉकेट की गति में गति का तीसरा नियम लगता है। रॉकेट की गति में कौन सी राशि संरक्षित होती है? तो आप क्या लिखते हो कि रॉकेट की गति में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। कौन सा रहता है? रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम संरक्षित रहता है। चलो दूसरा, सेम ऐसे ही बंदूक की गति। जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक, गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे जाती है। तो यहां भी अपन ने बात की थी कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लगता है। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लगता है। राशि कौन सी सुरक्षित है? रेखीय संवेग यहां भी सुरक्षित है। मैंने शुरुआत में बता दिया है कि प्रकृति के अंदर जितनी भौतिक घटनाएं होती हैं उसके अंदर रेखीय संवेग हमेशा क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तीसरी बात अगर आप लिखो तो किसी भी टाइप की कोलिजन होती है, टक्कर होती है, टक्कर चाहे प्रत्यास्थ हो अप्रत्यास्थ हो, कैसी भी टक्कर हो, रेखीय संवेग वहां भी क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। और कोई बात आपके दिमाग में आए तो भी आप लिख सकते हो, जब अपन चलते हैं तो भी रेखीय संवेग का संरक्षण, तैरते हैं तो भी रेखीय संवेग का संरक्षण होता है। बात याद होगी। वहां पे ये भी याद करवाया था, तैरने में कौन सा नियम लगता है और चलने में कौन सा नियम लगता है। तैरना और चलना दोनों के अंदर रेखीय राशि सुरक्षित रहती है। कौन सी? रेखीय संवेग। नियम बताया था गति का, तीसरा नियम बताया था, पहले कर चुका हूं ये बातें। ठीक है भाई, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, पहले मैं संरक्षण कर देता हूं। ऊर्जा संरक्षण बताओ क्या होना चाहिए? ऊर्जा संरक्षण का मतलब है ऊर्जा नियत। कौन नियत रहता है? ऊर्जा आपकी नियत रहती है। आप इसको ऐसे भी सीख सकते हो कि कुल ऊर्जा का मान हमेशा नियत होता है। इसको देखो, आपने शायद इस प्रकार से पढ़ा होगा कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही पैदा होती है। ये ऊर्जा संरक्षण का मतलब ही है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है? ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही पैदा किया जा सकता। तो क्या होता है फिर? ऊर्जा का रूप बदलता है। जैसे एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल जाती है। बात याद होगी सबके। परीक्षा के अंदर ये बात नहीं आएगी, और आती है तो मान लो सब करेंगे तो आप एडवांस नहीं बनोगे कि ये कौन सा नियम है, कौन सा नियम। जैसे ऊर्जा न तो नष्ट होती है और नहीं पैदा होती है, कौन सा नियम है? तो हर कोई लिखेगा यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। संरक्षण का मतलब क्या बताया कि कुल ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। बात याद होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा के अंदर आते हैं। तो देखो मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत नहीं होता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो। अगर आपने दिमाग के अंदर थोड़ी सी बात पता है उसके बारे में, जैसे मोटर क्या करती है, तो आप गलत नहीं करोगे। विद्युत मोटर, यह विद्युत मोटर है। अब मेरी बात सुनना, इसको क्या किया आपने? इसको करंट दिया, यानी इसने विद्युत ऊर्जा तो ली, फिर इसने क्या किया? इसने चलना शुरू कर दिया। ये तो बात होती है ना। चलना फिरना, घूमना घुमाना, हिलना हिलाना, ये सारी की सारी क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो क्या किया? विद्युत ऊर्जा दी, यांत्रिक ऊर्जा इसने अपन को दी, यानी इसने क्या कर दिया? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। बात याद होगी, याद होगी ना। आप देखो मेरी बात सुनना, एक जैसे एक आता है मोमबत्ती का जलना। मोम क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है, यानी रासायनिक ऊर्जा है, जल रही है तो वो आपको लाइट भी दे रही है, थोड़ी ऊष्मा भी दे रही है। तो उसने रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा में बदल दिया। ये भी याद हो गया सबके। चलो विद्युत बल्ब का बताओ। विद्युत बल्ब के अंदर क्या करते हैं? अपन करंट देते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा दी। उसने क्या दिया आपको? उसने आपको प्रकाश दिया और ऊष्मा दी। यही हीटर का होगा अपना। यही क्या होगा? हीटर का होगा। तो देखो
5-4 एग्जाम्पल करता हूं। जैसे यहां तो लिखा मैंने उपकरण, आप खुद बताओगे, और यहां लिख देता हूं ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा रूपांतरण। सबसे पहले मैंने लिखा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, खुद बताओगे, खुद दिमाग लगाओगे किसको किस में लिखूं। ये क्या करती है, विद्युत को, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बात याद होगी सबके। हाँ भाई, लिखना उचित नहीं है, आपने समझा होगा इस प्रकार से कि इसको क्या दिया और इसने क्या दिया आपको। इसका उल्टा होता है डायनेमो। डायनेमो, या फिर इसकी जगह पे लिखा हो सकता है जनित्र, या अपना एक देसी वर्ड है, देसी नहीं इंग्लिश वर्ड है जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा तो लेता है और ये देता क्या, करंट देता है, विद्युत आपको देता है। पूरा नाम है विद्युत ऊर्जा। यानी डायनेमो या जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलो एक और करते हैं। एक आपके आता है सेल। बोलो, सेल जब आपने देखा होगा उसके अंदर कुछ केमिकल डाल के रखते हैं, यानी उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा तो है, और वो किस में चेंज होती है, सेल के द्वारा करंट मिलता है, तो वो आपको चेंज होती है विद्युत ऊर्जा में। किस में, विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। याद हो गए। चलो सेल का नाम कर लिया, सेल की जगह बैटरी भी आ सकता है, लिखा बैटरी। बैटरी के अंदर ही केमिकल डालते हैं। इसके बाद में एक नाम आ सकता है सौर या सोलर सेल। सौर या सोलर सेल। सौर सेल है तो सौर ऊर्जा से चलता है, यानी ये प्रकाश ऊर्जा तो इसने ले ली। ये क्या देगा आपको, प्रकाश ऊर्जा लेगा और विद्युत देगा, तो ये लिखा विद्युत ऊर्जा। ठीक बात है। फिर बाद में जैसे मोमबत्ती और बल्ब वाला आप कर लोगे, मैंने बोल दिया था। एक दो बात और करते हैं। एक नाम आता है, जैसे मान लो जंतु क्या करते हैं, जंतु बोल दो या फिर मनुष्य, ये क्या करता है। देखो, कोई भी जंतु है या फिर कोई मनुष्य है, उसको आप भोजन देते हो। भोजन यानी रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक ऊर्जा ली, फिर उसका क्या होता है, शरीर के अंदर ऊर्जा बनेगी, आदमी चलना फिरना शुरू करता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। मैंने क्या बताया, चलना फिरना, घूमना घुमाना, हिलना हिलाना, ये सारी क्या क्या बातें होती हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा होती हैं। तो जंतु या मनुष्य क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा तो लेते हैं और देते क्या हैं, आपको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। ये भी याद हो गया। इसके बाद में चलो ये पेड़ पौधे बता दो। हमें ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, जंतु बदलता है। पेड़ पौधे, देखो पेड़ पौधे प्रकाश लेते हैं। पेड़ पौधों का कार्यक्रम जो जीवन है वो किससे चलता है, प्रकाश से। यानी उन्होंने प्रकाश ऊर्जा तो ली, प्रकाश ऊर्जा तो ली, दिया क्या, देखो देने के लिए क्या है, जैसे मान लो किसी पेड़ ने, और देखो पेड़ तो खाने के काम में आता है, जैसे किसी ने गेहूं दे दी, किसी ने फल दे दिया, किसी का तना ही खा लिया, वो क्या है, एक प्रकार का रसायन है। यानी प्रकाश ऊर्जा लेकर आपको क्या दिया उसने, रासायनिक ऊर्जा दी। कौन सी ऊर्जा दी, रासायनिक ऊर्जा दी पेड़ के हैं। फिर बाद में एक लास्ट और कर देता, सितार। सितार जिसमें 7 तार होते हैं, सबका पढ़ा हुआ है। सितार के तारों को हिलाते हैं, हिलाते हैं, हिलाने का क्या बताया था, यांत्रिक ऊर्जा उसको दी, उसने क्या दिया, उसने ध्वनि निकाली, उसने ध्वनि निकाली। तो क्या लिखोगे, सितार है वो यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है, ध्वनि ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। तो ये कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने करवा दिया। एक थोड़ा सा और रहेगा, वो और बात कर लेते हैं। एक आता है अपने लाउड स्पीकर। अब सबको मालूम है कि लाउड स्पीकर क्या काम में आता है, क्या ध्वनि निकालता है और करंट से चलता है, बिजली से चलता है। तो आपको क्या लिखना चाहिए, यह करता है विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और इसका उल्टा होता है, एक नाम सुना होगा आपने, माइक्रोफोन। क्या नाम सुना होगा, माइक्रोफोन।
और माइक्रोफोन है वो क्या करता है, वो करता है आपका ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलो लिख देता हूं, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। बात याद हुई सबके। अब एक तो इसका क्वेश्चन आपने सबने याद कर लिया। डायनेमो एक क्वेश्चन और बनता है कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए नॉर्मली सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो जनरेटर के द्वारा उत्पादित करते हैं। किसके द्वारा, जनरेटर के द्वारा या फिर डायनेमो के द्वारा उत्पादित करते हैं। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं इतनी बात करूंगा और लास्ट में आपको एक बात कहूंगा कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सफलता की दिल और दिमाग में एक आग होनी चाहिए। अगर दिल और दिमाग में आग नहीं है, सफल होने की आग, कि एक होती है नेगेटिव आग होती है, ईर्ष्या वाली आग, वो नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव आग पैदा करो अपने दिल और दिमाग में और हमेशा पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में रहने की कोशिश करो और नेगेटिव व्यक्तियों को, नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से बाहर निकालो। जब तक बाहर निकालो, ज़्यादा तो मैं आपसे नहीं बात करूँगा कि जब तक आप सफल नहीं होते या फिर सफल होना चाहते हो तो नेगेटिव लोगों को दूर रखो, ठीक है। फिर बाद में एक क्वेश्चन आता है कि गुरुजी बोल तो दिया आपने कि नेगेटिव को दूर, नेगेटिव की पहचान क्या होती है। नेगेटिव की एक ही पहचान है कि वो आपको हमेशा परेशानियाँ बताएगा। कोई एग्जाम है तो उसके बारे में ये बताएगा बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। अगर वो ये कहता है कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो दिमाग में आना चाहिए मैं कर सकता हूँ, बहुत कर सकता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।